एक शोध केंद्र प्रेम के कृत्यों का उपयोग करके उस प्रोटीन को सक्रिय करने का प्रयास करता है जिसका वे अध्ययन कर रहे हैं। अपने प्रोफेसर को प्रभावित करने के लिए एक युवा वैज्ञानिक एक से अधिक तरीकों से अपना शरीर विज्ञान को समर्पित करती है। विनाट प्रयोगशालाओं में फिलिप ने एक यूपीएस कर्मचारी द्वारा दिया गया एक धातु का डिब्बा स्वीकार किया। एक अन्य शोधकर्ता नादिन डिब्बे को थपथपाती है और फिर एक जानवर जैसी आवाज निकालती है जिसकी नकल अंदर मौजूद प्राणी करता है, मानो उसे जवाब दे रहा हो। प्रयोगशाला के दूसरे भाग में क्रिस्टोफिन आईवी बैग व्यवस्थित कर रही है और साथ ही आंसरिंग मशीन पर सुन रही है, जहां प्रोफेसर फ्रेडरिक उसे निर्देश दे रहे थे कि उसे क्या तैयार करना है। महिला ने उसके शब्दों को मुंह से भी बोला और उसकी आवाज का आनंद लिया। परीक्षा कक्ष में नादिन ने बॉक्स खोला जिसमें एक पेंगुइन चूजा निकला। फिलिप ने देखा कि उनकी ट्रैंक्विलाइजर गन खाली हो गई है, इसलिए उनके सहकर्मी ने उन्हें नए पीएचडी छात्र को और अधिक लाने का निर्देश देने का निर्देश दिया। हालांकि उनमें से कोई भी उसका नाम याद नहीं कर सकता, इसलिए फिलिप इंटरकॉम पर क्रिस्टोफिन के साथ कुटबंदी करने वाले अलग अलग नामों को पुकारता है ताकि उसका ध्यान आकर्षित हो सके। जल्दी से वह डांट फेंकती है और फिर वे पेंगुइन को बेहोश कर देते हैं जो एक रगडॉल की तरह गिर जाता है। वे पेंगुइन के स्वास्थ्य का निरीक्षण करते हैं और फिलिप क्रिस्टोफिन से कहता है कि वह इसका नाम सोचे, इसलिए वह इसका नाम गैस्टन रखती है। नाम तय होने के बाद वह आदमी महिलाओं को जानवर को ऊपर ले जाने का निर्देश देता है और जब नादिन ने पूछा कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता तो फिलिप ने संकेत दिया कि वह अपने गहनों को फ्रीज नहीं करना चाहता। इसके साथ ही नादिन छात्र और पेंगुइन को मुख्य प्रयोगशाला की ओर जाने वाली एक सुरक्षित लिफ्ट में ले जाती है। वहाँ जब क्रिस्टोफिन फ्रेडरिक के कार्यालय से गुजरती है तो उसका दिल धड़क उठता है। फिर उसे बर्फ के मैदान में प्रवेश करने के लिए कहा जाता है जहाँ प्रयोगशाला अपने नमूने रखती है, जबकि नादिन उसे नियंत्रण कक्ष से मार्गदर्शन करेगी। दरवाजा खोलने पर अंदर एक नकली बर्फीला तूफान भड़क उठता है। नादिन बर्फानी तूफान को बंद करने के लिए दौड़ती है और जब वह ऐसा करती है तो क्रिस्टोफिन खुद को पेंगुइन के बाड़े के बीच में पाती है। जानवरों की प्रशंसा करने के बाद वह गैस्टन को बाकी लोगों के साथ बैठने के लिए नीचे बिठाती है। हालांकि पेंगुइन चूजा बेहोश हो जाता है। घबराई हुई क्रिस्टोफिन उसे सीपीआर देती है जो नादिन को अजीब लगता है। नियंत्रण कक्ष से कोई दूसरी महिला छात्र को जीव को पुनर्जीवित करते हुए देखने के लिए शामिल होती है और कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद गैस्टन वापस जीवित हो जाता है। बर्फ के मैदान से बाहर निकलने के बाद कांपती हुई क्रिस्टोफिन खुद को प्रोफेसर फ्रेडरिक विन्यार्ड द्वारा सांत्वना पाती है। वह उसे बताता है कि वह हाइपोथर्मिया से पीड़ित है, इसलिए वह उसे कम करने के लिए उसके करीब जाता है। वह धीरे से अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेटता है और छात्रा उस पल का आनंद लेती है, इससे पहले कि प्रोफेसर उसके रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए उसे हिंसक रूप से हिलाता है। अपनी छात्रा को जमीन पर पटकने के बाद फ्रेडरिक उसके कामों की प्रशंसा करता है, इसलिए वह उसे प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए चुनता है। कुछ समय बाद दोनों हॉल से नीचे की ओर चलते हैं। हालांकि प्रोफेसर को भी उसका नाम याद नहीं रहता, इसलिए वह उसे क्रिस्टोफिन के साथ तुकबंदी करने वाले अलग अलग नामों से पुकारता रहता है। वह उससे पूछता है कि पीपीएम क्या है और वह जवाब देती है कि यह एक अनोखा पेंगुइन प्रोटीन है जो बीमारियों से लड़ता है, जिससे प्रोफेसर प्रभावित होता है। चूहों के भंडारण कक्ष के अंदर फ्रेडरिक सिगफ्रीड से पीपीएम परीक्षण के लिए कम एंटीबॉडी वाले चूहों का अनुरोध करता है। जाने से पहले सिगफ्रीड क्रिस्टोफिन को मूवी देखने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह शर्मीली होकर उसे मना कर देती है। मीटिंग रूम में प्रोफेसर सेक्शन चीफ को संबोधित करते हैं। उन्होंने घोषणा की कि उनके अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी ने अगले महीने तक उन्हें मानव परीक्षण की अनुमति दे दी है। अगर वे अपनी प्रयोगशाला को खुला रखना चाहते हैं तो उन्हें परिणाम और सिद्धांत प्रस्तुत करने होंगे और बोर्ड ऑफ एथिक्स को पीपीएम के मानव परीक्षण को मंजूरी देने के लिए राजी करना होगा। हालांकि जब वह उनसे कोई विचार या रिपोर्ट पेश करने के लिए कहता है तो बाकी लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, जो स्पष्ट रूप से अपने बॉस को प्रभावित करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस वजह से फ्रेडरिक देर रात तक अपना शोध जारी रखता है, हालांकि इससे कुछ हासिल नहीं होता है। एक सुबह फ्रेडरिक ने बोर्ड ऑफ एथिक्स को बताया कि पीपीएम केवल पेंगुइन जीन पर काम करता है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने लैब चूहों पर पेंगुइन जीनोम इंजेक्ट किया और सही प्रोत्साहन के साथ यह काम कर गया। उन्होंने वादा किया कि वे सार्वभौमिक प्रतिरक्षा के करीब है। उत्सुकता से बोर्ड पूछता है कि प्रोत्साहन क्या है, लेकिन फ्रेडरिक ने तोड़फोड़ करने वालों के बारे में झूठ बोला कि वे अपने लैब डेटा को चुरा रहे हैं। हालांकि सच में वह खुद ही अपना कंप्यूटर तोड़ चुका है। वह इस बहाने से अपने डेटा को तब तक गुप्त रखता है जब तक कि सब कुछ तैयार न हो जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके प्रतिद्वंद्वी उनके खिलाफ अपने अध्ययन का इस्तेमाल न करें। इसे ध्यान में रखते हुए वह बोर्ड से 1 महीने में वापस आने के लिए कहता है। हालांकि उसे सिर्फ 3 हफ्ते की मोहलत दी जाती है। इसके बाद क्रिस्टोफिन बर्फ के मैदान में पेंगुइन को खाना खिलाने जाती है और देखती है कि फ्रेडरिक जानवरों के बीच में बैठा हुआ है। जब वह बाहर निकलती है तो उसके सहकर्मी उसे डांटते हैं। प्रोफेसर को जगह की जरूरत है। फिलिप को चिंता है कि बोर्ड उनके शोध को बंद कर देगा, जबकि नादिन को चिंता है कि उन्होंने फ्रेडरिक के सपनों को पहले ही नष्ट कर दिया है। यह सुनकर क्रिस्टोफिन सोचती है कि वह उस वैज्ञानिक की मदद कैसे कर सकती है जिसे वह अपना आदर्श मानती है। जब वह किसी निर्णय पर पहुंचती है तो वह बर्फ के मैदान में प्रवेश करती है और फ्रेडरिक को पुकारती है। उसे बताती है कि उसने खुद को अंदर फंसा लिया है, इसलिए उसे बचाना होगा। फिर वह घोषणा करती है कि वह विज्ञान की खातिर बलिदान स्वीकार करती है। इसके साथ ही वह खुद को पेंगुइन जीनोम और पीपीएम का इंजेक्शन लगाती है। वह घोषणा करती है कि वह जानती है कि क्या जोखिम है, इसलिए वह बर्फ के मैदान के अंदर से काम करना शुरू कर देगी और सब कुछ गुप्त रखेगी। तभी वह बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो वह खुद को फाइबर ग्लास बॉक्स के अंदर पाती है, जबकि फ्रेडरिक उस पर नजर रखता है। उसने उसकी घोषणा और प्रतिबद्धता सुनी है, इसलिए वह उसके गोपनीय परीक्षण विषय बनने के लिए उसके बलिदान को स्वीकार करता है। वह उसके जोखिम भरे कदम के लिए उसे धन्यवाद देता है, हालांकि वह अभी भी उसे गलत नाम से बुलाता है। अगली सुबह फ्रेडरिक ने नादिन और फिलिप से कहा कि वे अपनी मर्जी से शोध जारी रखें, जबकि वह खुद अपना शोध करेगा। फिलिप ने बताया कि एक पीपीएम शीशी गायब है
इसलिए फ्रेडरिक ने दावा किया कि यह उसकी गलती थी। इससे नादिन को संदेह हुआ कि कुछ पागलपन हुआ है, इसलिए वह उसे चिंतित होकर गले लगाती है, प्रार्थना करती है कि वह खुद को जोखिम में न डाले। उनके प्रोफेसर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उसने बस गुस्से में बोतल फेंकी थी, लेकिन अब वह शांत है। इस बीच क्रिस्टोफिन सुरक्षित लिफ्ट में सही पासकोड नहीं डाल पा रही है। शुक्र है कि उसके सहकर्मी जल्दी ही लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं और उसे नया कोड दे देते हैं। नादिन और फिलिप फिर प्रोजेक्ट के सदस्यों से मिलते हैं और घोषणा करते हैं कि सभी को प्रयोग करने के लिए 6 चूहे मिलेंगे। सिगफ्रीड बेचैन हो जाता है क्योंकि उसे अपने द्वारा पाले गए चूहों से लगाव है, लेकिन यह वैज्ञानिकों का अपने शोध को आगे बढ़ाने का तरीका है, इसे एक प्रतियोगिता में बदलना। ऊपर फ्रेडरिक अपने छात्र को बताता है कि वह पीपीएम उत्तेजना को खोजने की योजना कैसे बनाता है। चूंकि वह विषय है और वह शोध करता है, इसलिए वह साथ मिलकर काम करने के महत्व पर जोर देता है, जो उसे प्रेरित करता है। परीक्षण शुरू करने के लिए फ्रेडरिक क्रिस्टोफिन के शरीर की जांच करता है। रक्त का नमूना लेने से पहले सावधानी पूर्वक तस्वीरें और माप लेता है। कठोरता के बावजूद महिला को तब तक ध्यान आकर्षित करने में मजा आता है जब तक कि वह मूत्र और मल के नमूने नहीं मांगता। जब वह नमूनों के साथ लौटी है तो फ्रेडरिक स्वीकार करता है कि वह उसके साथ सख्त था, लेकिन वह कहती है कि उसे मजा आया। आत्मविश्वास से लबरेज प्रोफेसर फिर उसे उत्तेजना खोजने की अपनी योजना के साथ एक फोल्डर देता है। इसमें सख्त भोजन योजना, प्रश्नावली और उसका नंबर शामिल है, क्योंकि वह जोर देकर कहता है कि वह एक आदर्श जीवन शैली जिए। अगले दिन शोध जारी रहता है, जिसमें क्रिस्टोफिन को थप्पड़ और बिजली के झटके सहने पड़ते हैं। उससे और नमूने लिए जाते हैं और फ्रेडरिक पुष्टि करता है कि उसके सिस्टम ने पीपीएम को स्वीकार कर लिया है। वह उसके आहार को पेंगुइन के आहार के अनुसार बदलता है और उसे 20 मिनट तक बर्फ के पानी में डुबोता है ताकि उसे उत्तेजना मिल सके। बाद में वह अपने अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी के बारे में बड़बड़ाते हुए हाइपोथर्मिया का मुकाबला करने के लिए उसकी मालिश करता है। क्रिस्टोफिन जाग जाती है और देखती है कि फ्रेडरिक जाने की तैयारी कर रहा है। वह पूछती है कि क्या वह उसके साथ बाहर जा सकती है, लेकिन उसके पास डिनर की योजना है। यह उसे निराश करता है, इसलिए वह रोते हुए बाहर निकलती है। तभी वह देखती है कि सिगफ्रीड अपने चूहों को कॉर्कबोर्ड पर शोक मना रहा है। वह इस बात पर अफसोस जताता है कि अगले प्रयोग में और अधिक चूहों को बर्फ के पानी में रखा जाएगा। अचानक वह टिप्पणी करता है कि प्यार करने से दिल के दौरे का खतरा कम होता है और अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रस्ताव रखता है। क्रिस्टोफिन पहले तो उसे अस्वीकार कर देती है, लेकिन अंततः वे अंतरंग हो जाते हैं, जबकि चूहों के पिंजरे उनकी गतिविधियों के खिलाफ खड़खड़ाते हैं। अगली सुबह फ्रेडरिक माइक्रोस्कोप से उसके खून की जांच करता है और उसे बताता है कि उसके सिस्टम में पीपीएम सक्रिय है। वह उससे उस रात की हर बात का खुलासा करने के लिए कहता है, इसलिए क्रिस्टोफिन हिचकिचाते हुए स्वीकार करती है कि उसने सिगफ्राइड के साथ सोया था। वह ठंडे दिमाग से गुणवत्ता और अवधि जैसे विवरण पूछता रहता है और निष्कर्ष निकालता है कि ऐसा करने से ऐसे हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो पीपीएम को सक्रिय करते हैं। इसके साथ ही वह बाद में सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है। फिर वह इन्फ्लुएंजा वायरस की एक सिरिंज से उसकी त्वचा पर वार करता है और इससे कोई रक्तस्राव या कट नहीं होता है। वह माइक्रोस्कोप की जांच करता है और उसे बताता है कि इन्फ्लुएंजा भी उसे प्रभावित नहीं करता है, जिससे यह साबित होता है कि पीपीएम ने उसके शरीर को बीमारी और छोटी चोटों के प्रति प्रतिरोधक बना दिया है। इस विकास को साझा करने के बाद हर कोई अन्य लोग फ्रेडरिक की सराहना करते हैं। फिलिप ने पूछा कि उसने यह कैसे किया और उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने चूहों के साथ काम किया, इसलिए वह सिगफ्राइड का धन्यवाद करता है और सभी को चूहों को संभोग करने के लिए आदेश देता है। फिलिप और नादिन सभी के चूहों का निरीक्षण करते हैं और जब वे अपने अमेरिकी प्रतिद्वंदियों द्वारा अधिक प्रगति करने की खबर सुनते हैं तो वे भौंचके रह जाते हैं। अगले दिन फ्रेडरिक को यह पता चलता है कि क्रिस्टोफिन के शरीर में पीपीएम अब सक्रिय नहीं है। वह अनुमान लगाती है कि बार बार उत्तेजना काम करेगी, इसलिए वह सुझाव देता है कि वह फिर से सिगफ्रीड से प्यार करे। वह मना कर देती है, कहती है कि सिगफ्रीड रहस्य रखने में असमर्थ है। वह सुझाव देती है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो विवेकशील हो, जिसमें बहुत सहनशक्ति हो और जो प्रयोगशाला में काम करता हो ताकि यह संदिग्ध न लगे। फिर वह सीधे उसे कहती है कि उसे विज्ञान के लिए ऐसा करना चाहिए और वह सहमत हो जाता है। वे इस पर सहमत होते हैं, यह दावा करते हुए कि वे विज्ञान के लिए ऐसा कर रहे हैं। उस रात फ्रेडरिक कुछ वृद्धि की गोलियां पीता है और अपेक्षित क्रिस्टोफिन के पास जाता है। इस काम के बाद प्रोफेसर निराश होकर आहें भरती है। उनके अंतरंग समय ने उनके पीपीएम को सक्रिय नहीं किया, इसलिए वह इसे फिर से करने का सुझाव देती है। फ्रेडरिक का तर्क है कि उसने सिगफ्रीड के साथ सिर्फ एक बार ऐसा किया था, इसलिए वह उससे उसके साथ बिताए समय के बारे में ज्यादा जानकारी मांगता है। अगले दिन वह सिगफ्रीड के साथ की गई पोजीशन के प्रिंट आउट पेश करती है। वह संख्या और जटिलता दोनों से चकित है और जल्द ही वे हर पोजीशन का अजीब तरीके से अभ्यास करते हैं। फ्रेडरिक उन्हें सही करने के लिए संघर्ष करता है और इस प्रक्रिया में दोनों को चोट लगती है। दूसरी प्रयोगशाला में दो मुख्य शोधकर्ता और सिगफ्रीड अपने अनुत्पादक चूहों को उदास होकर देखते हैं। फिलिप को लगता था कि चूहे हर समय संभोग करते हैं, लेकिन सिगफ्रीड ने बताया कि उनके पास सख्त शेड्यूल है, इसलिए नादिन ने उन्हें फेरोमोन का छिड़काव करने का सुझाव दिया। तीनों ने सभी के चूहों पर फेरोमोन का छिड़काव किया जब तक कि नादिन को चक्कर नहीं आ गया और वह धुएं से खिलखिलाने लगी। जैसे ही क्रिस्टोफिन सुविधा से बाहर निकलती है, वह देखती है कि रिसेप्शनिस्ट उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा है। उसके रास्ते में आने वाले सभी लोग उसी मूड में दिखते हैं। प्रक्रिया सफलतापूर्वक चूहों को मूड में लाती है, हालांकि नादिन और फिलिप भी फ्लर्ट करने लगते हैं। जल्द ही सिगफ्रीड फ्रेडरिक के पास जाता है और पूछता है कि नवजात चूहों का क्या किया जाए। वह उसे विदा करता है और चलता रहता है, लेकिन तभी रुकता है जब उसे आराम कक्षों में से एक में कराहने की आवाज सुनाई देती है। वह दस्तक देता है और फिलिप एक अजीब मुस्कान के साथ बाहर आता है। प्रोफेसर ने उससे स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या वह उत्तेजना को अलग करने में सफल रहा और उसने पुष्टि की कि वे करीब है। फ्रेडरिक ने उसे याद दिलाया कि बोर्ड की बैठक 2 दिनों में है। नादिन उसी दरवाजे से बाहर आती है, इसलिए प्रोफेसर पूछता है कि वे शारीरिक रूप से सिगफ्रीड के बारे में क्या सोचते हैं। नादिन कहती है कि वह बहुत रोमांचक है, लेकिन फिलिप को इससे निराशा होती है। बाद में अपनी प्रयोगशाला में फ्रेडरिक और उसके छात्र ने कई बार ऐसा किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हताश होकर वह क्रिस्टोफिन के पास धीरे से जाता है और उसे चूमता है, जिससे एक और अधिक गर्म अंतरंगता पैदा होती है। अगली सुबह वह पाता है कि क्रिस्टोफिन अभी भी सो रही है, क्योंकि उनकी रात की कठोरता ठंडे विज्ञान के बजाय स्नेह से रंगी हुई थी। वह सो जाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन वह उसे आराम करने देता है, यह कहते हुए कि कल बोर्ड मीटिंग तक उनके पास यह सब करने के लिए पूरा दिन है।
उस शाम क्रिस्टोफिन चक्कर और असहजता से जागती है। वह आईने में देखती है और देखती है कि उसकी आंखें काली हो गई है। जब वह हांफती है तो फ्रेडरिक बर्फ के मैदान से उसकी आवाज सुनता है, इसलिए वह पूछता है कि वह कैसी है। वह खुद को संभालती है और उसे बताती है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन प्रोफेसर को लगता है कि वह नतीजों की कमी के बारे में बात कर रही है। वह इस तथ्य को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि वह कल टीम को सूचित करेगा। फिर उसे एहसास होता है कि उसकी छात्रा कुछ कहना चाह रही है, लेकिन जब वह पूछता है तो वह उसे शुभ रात्रि कहती है। जैसे ही क्रिस्टोफिन बाहर निकलती है, नादिन उसे रोते हुए देखती है। शोधकर्ता ने प्रोफेसर के प्रति छात्रा की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाया है, इसलिए वह रोती हुई लड़की के अनुकूल है जो उसकी आंखों से बचने के लिए नीचे देखती रहती है। नादिन ने बताया कि उसके मन में भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए भावुक भावनाएं थीं, जिसके साथ उसे प्लेटोनिक होना था, इसलिए वह क्रिस्टोफिन को धैर्य रखने और वही कहने की सलाह देती है जो दूसरा व्यक्ति सुनना चाहता है। जैसे ही क्रिस्टोफिन वहां से जाती है, नादिन और फिलिप संभोग कर रहे चूहों की जोड़ी की जांच करते हैं और कथित चरम पर वे खून का नमूना लेते हैं और जल्दी से नतीजों की जांच करते हैं। इससे उन्हें आश्चर्यजनक नतीजे मिलते हैं। अगली सुबह फ्रेडरिक पूरी टीम को संबोधित करता है, उन्हें बुरी खबर देने की तैयारी करता है। हालांकि फिलिप और नादिन ने पुष्टि की कि पीपीएम चरम संतुष्टि तक पहुंचने से सक्रिय होता है, जिससे प्रोफेसर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने विधियों की तुलना की और यह वही बात है। इसलिए फिलिप मजाक में कहते हैं कि प्रोफेसर के नर चूहे अच्छे नहीं थे, उन्हें नहीं पता कि यह फ्रेडरिक ही था जिसने परिणाम पाने के लिए प्रदर्शन किया था। प्रोफेसर चुपचाप अपनी सफलता का समापन करते हैं और सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं, बोर्ड का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी प्रयोगशाला में वापस फ्रेडरिक बार बार क्रिस्टोफिन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे केवल वॉइस में मिलता है, जिससे वह चिंतित हो जाता है। बाद में वे बोर्ड के सामने परिणामों की घोषणा करते हैं, जहां प्रोफेसर को खड़े होकर तालियां बजाई जाती है। उनके वैज्ञानिक चमत्कार की खबर अंतः समाचार पत्रों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं के प्रसार तक पहुंचती है और उन्हें बस यह पता लगाना होता है कि पीपीएम के प्रभाव को स्थायी कैसे बनाया जाए। कुछ समय बाद फ्रेडरिक, फिलिप और नादिन बर्फ के मैदान में पेंगुइन पर नजर रखते हैं। नादिन चुपके से प्रोफेसर को बताती है कि क्रिस्टोफिन के डॉक्टर ने 2 हफ्ते की बीमारी की छुट्टी का नोटिस भेजा है। वह कहती है कि उसे लगता है कि उसके और क्रिस्टोफिन के बीच कुछ है। उसे चिंता है कि कुछ बुरा हुआ है। फ्रेडरिक ने उसे बस इतना भरोसा दिलाया कि उसका छात्र वापस आ जाएगा। सच में वह क्रिस्टोफिन के लिए भी चिंतित है, इसलिए वह उससे संपर्क करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच महिला जागती है और देखती है कि उसके पैर की उंगलियां अब जाल से बंधी हुई है। वह आश्चर्य से नीचे देखती है, अचानक हुए परिवर्तन को समझने की कोशिश करती है। बाद में वैज्ञानिकों को पता चलता है कि सक्रिय चूहे रातों रात बदल जाते हैं। उनके पंजे जालदार हो जाते हैं और उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए उन्हें बर्फ पर रखने की जरूरत है। यह देखकर प्रोफेसर अचानक चले जाते हैं, अपने छात्र के बारे में चिंतित होते हैं। फ्रेडरिक उसके अपार्टमेंट में आता है और अंदर चला जाता है। क्रिस्टोफिन के मकान मालिक से चाबियां प्राप्त करने के बाद वह जगह को अंधेरा और फर्श गीला पाता है। जल्द ही वह क्रिस्टोफिन को बर्फ से भरे बाथटब में डूबा हुआ पाता है। इससे पहले कि वह कुछ बोले, वह उससे फ्रिज से और बर्फ लाने के लिए कहती है। फ्रेडरिक उसके हाथ की जांच करता है और पाता है कि उसमें जाल है और देखता है कि गर्मी की वजह से उसकी त्वचा सड़ रही है। वह उसे आर्कटिक लैब में ले जाने पर जोर देता है ताकि कोई उपाय ढूंढा जा सके, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि अब वह उसकी गिनी पिग नहीं है। वह आगे कोई परीक्षण न करने या दूसरों को न दिखाने पर जोर देती है। इसलिए वह आदमी उसे चुपके से इमारत के अंदर ले जाता है और बर्फ के मैदान में लिटा देता है। वहाँ क्रिस्टोफिन का पीलापन सामान्य होने लगता है। फ्रेडरिक जल्दी से चूहों पर प्रयोग करता है ताकि उसके परिवर्तन को रोकने का तरीका ढूंढ न सके। क्रिस्टोफिन की जांच करते समय उसे उसकी बाह पर बर्फ जमी हुई दिखाई देती है और वह कमजोर होती हुई दिखाई देती है। इसके बावजूद प्रोफेसर उसे भरोसा दिलाता है कि वह प्रगति कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसे अपनी छात्रा की पहली परीक्षा के दौरान की तस्वीर मिलती है और उसे अफसोस होता है वह अब कितनी अलग हो गई है। यह देखकर वह परेशान हो जाती है। मामले को और बदतर बनाते हुए नादिन ने उसे फोन करके बताया कि उनके 2 चूहे मर गए हैं। वह फिर से क्रिस्टोफिन से मिलने जाता है। वह पूछती है कि वह कैसी है। वह कहती है कि वह ठीक है, लेकिन प्रोफेसर बताता है कि वह मरने वाली है और उसे नहीं पता कि क्या करना है। मन में एक विचार लेकर वह उसे अंटार्कटिका ले जाने के लिए कहती है। इस पर विचार करते हुए फ्रेडरिक फिलिप और नादिन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वह उनकी अंतरिक्ष जांच लाने के लिए अंटार्कटिक बेस पर जाएगा। वह दावा करता है कि उसे इसे व्यक्तिगत रूप से लाना होगा क्योंकि जांच नाजुक है। जल्द ही वह आधी रात को एक बॉक्स के जरिए क्रिस्टोफिन को पहुंचाता है और उसे एक जलवायु नियंत्रित कैप्सूल के अंदर रखता है। जाने से पहले वह उससे कहती है कि उसे अकेले जाना है। प्रोफेसर उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन वह जोर देती है कि उसे अकेले रहना चाहिए। दिल टूटने के बाद वे अलग हो जाते हैं और फ्रेडरिक क्रिस्टोफिन को ले जा रहे ट्रक को जाते हुए देखता है। दोषी और शोकाकुल प्रोफेसर क्रिस्टोफिन के पिछले कार्यालय में जाता है और उसकी उत्तर देने वाली मशीन पर अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग सुनता है। फिर वह क्रिस्टोफिन की तस्वीर के साथ अपने सावधानी पूर्वक बनाए गए नोट्स को पलटता है, जिससे उसके शोध के लिए किए गए बलिदान के लिए उसका अपराध बोध और बढ़ जाता है। महिला को अकेले इस स्थिति से गुजरने देने के लिए तैयार न होते हुए फ्रेडरिक जल्द ही एक गहरी सांस लेता है और खुद को पीपीएम का इंजेक्शन लगा लेता है। आखिरकार फ्रेडरिक पेंगुइन से घिरे अंटार्कटिका की बर्फीली भूमि पर भटकता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, उसे क्रिस्टोफिन दिखाई देती है, जो एक पेंगुइन जैसी मानव रूपी में बदल गई है। फिर वह उसे अपने जालदार हाथ दिखाता है और वह मुस्कुराती है, यह जानकर कि उसने इस जीवन में उसके साथ जुड़ने के लिए क्या किया है। इसके साथ ही प्रोफेसर उसके पास जाता है और क्रिस्टोफिन उसे गले लगा लेती है। कुछ समय बाद
फ्रेडरिक की टीम को मानव प्रतिरक्षा को बढ़ाने के उनके शोध के लिए विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिलता है। हर कोई तालियां बजाता है, उनमें से एक जालदार उंगलियां दिखाता है। इसका मतलब है कि समूह ने अंततः इसे स्थिर बनाने और अपने परिणामों को दुनिया के साथ साझा करने का एक तरीका खोज लिया। जब इंसानों की दुनिया बदलाव की राह पर लग रही थी, क्रिस्टोफन और फ्रेडरिक आर्कटिक के पानी में एक साथ खुशी से तैर रहे थे। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।